तो मुझे अपने चयन को लेकर बहुत संशय था, मुझे ये श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। पर मेरा प्रपोज़ल भेजने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक सिलेक्शन लेटर मिला और शायद ये मुझे इससे यकीन हुआ कि जो मानविकी विषय हैं शायद वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं और उन लोगों को मेरा प्रपोज़ल पसंद आया। तो लक्ष्मी चंद जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर इस पर फ़िल्म का बनना और एक बायोपिक, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ उस फ़िल्म में और हमने वो फ़िल्म जाकर देखी और उसको देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही रुचिकर विषय है। हमें सांग के बारे में और पढ़ना जानना चाहिए और उनके जीवन के बारे में, जो कि इतने बड़े महान कवि हमारे खुद के प्रदेश हरियाणा से हुए हैं और हमारी मिट्टी से हुए हैं। तो जो किसान थक हार के जब ये खेती करके आते थे तो उनके मनोरंजन के लिए ये एक सांग विधा जो है ये ऐसे शुरू हुई थी। लोक विधाएं इसी तरह से शुरू होती हैं। इसे हमें डेफिनेटली पूरी तरह से इसको जीवंत रखना चाहिए, रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही मेरा प्रयास था कि उस सांस्कृतिक विरासत को मैं वैश्विक मंच पर लेकर जाऊं, सीमाओं से दूर लेकर जाऊं और वहाँ बड़े खुले तौर पर इसका स्वागत किया गया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी रेवाड़ी। दोस्तों, आज बात करेंगे पंडित लक्ष्मीचंद की विरासत की। हाल ही में रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा यादव बर्लिन पहुंची थी और बर्लिन में उन्होंने हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन ढंग से प्रभावशाली तरीके से प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में हरियाणा सांग और दादा के नाम से सुविख्यात रहे सांग सम्राट लक्ष्मीचंद के लोक परंपराओं से जुड़ी शानदार प्रस्तुति दी। जीवंतता के साथ लोक परंपराओं को उजागर किया। हरियाणवी संस्कृति से जुड़े सांग और हरियाणा की कलात्मक धरोहर की विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक कला लोक विधा को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने भी डॉक्टर प्रतिभा की प्रशंसा की है। बर्लिन से लौटी डॉक्टर प्रतिभा को एनजीपी ने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम इनसे लेते हैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी, कैसे इनका बर्लिन जाना हुआ और किस तरीके से इन्होंने सांग से जुड़ी हरियाणवी परंपरा से खुद को जोड़ा और किस तरह बर्लिन में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सबसे पहले डॉक्टर प्रतिभा जी, आपका एनजीपी के मंच पर, एनजीपी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बर्लिन में किस तरीके से प्रस्तुति दी गई थी, उसकी जानकारी दीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से वहाँ आपका जाना हुआ और किस तरीके से वहाँ पर किस तरह का आयोजन था, उसके बारे में बताइए। जी, तो एक ग्लोबल सोसाइटी है जिसका नाम है ICTMD के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस। ये एक ग्लोबल काउंसिल है, पूरे दुनिया में करीब 128 देशों में इनका रिप्रेजेंटेशन है और ये कल्चरल और सोसाइटी के अलग अलग सोसाइटीज़ के म्यूज़िक को स्टडी करते हैं, म्यूज़िक एंड डांस ट्रेडिशंस को स्टडी करते हैं। तो जब मुझे उनके आने वाली आगामी संगोष्ठी के बारे में पता चला, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज अपकमिंग, और इस कॉन्फ्रेंस का विषय था लाइव्स ऑफ परफॉर्मर्स, जो म्यूजिक जिन्होंने बनाया या परफॉर्म किया, उनकी जो जीवनियाँ हैं, थ्रू बायोग्राफीज उनको हम कैसे स्टडी करते हैं। तो व्हेन आई केम टू नो ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में प्रस्ताव अपना भेजना चाहिए जो कि मेरे अपने प्रदेश हरियाणा की जो है आत्मा को और हमारे सांस्कृतिक विरासत को की आत्मा को साकार करते हैं। तो मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस थी पंडित लक्ष्मीचंद जी, और उनके ऊपर एक फिल्म श्री यशपाल शर्मा जी ने बनाई, दादा लक्ष्मी। क्योंकि वो फिल्म एक बायोपिक है तो मुझे लगा ये जो बायोपिक के बारे में लिखना उस संगोष्ठी के विषय पर पूरा खरा उतरता है। तो मैंने उस पर अपना प्रपोजल भेजा और हालांकि मैं एथनोम्यूजिकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ और ये जो कॉन्फ्रेंस थी एथनोम्यूजिकोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी। एथनोम्यूजिकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी जो कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें अलग अलग कल्चर और सोसाइटी के म्यूजिक्स को स्टडी किया जाता है एज एन एकेडमिक डिस्कोर्स। तो मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, मेरा तो एकेडमिक फील्ड लिटरेचर है। तो मुझे अपने चयन को लेकर बहुत संशय था, मुझे ये श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। पर मेरा प्रपोजल भेजने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक सिलेक्शन लेटर मिला और शायद ये मुझे इससे यकीन हुआ कि जो मानविकी विषय हैं शायद वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं और उन लोगों को मेरा प्रपोजल पसंद आया, क्योंकि वो एक प्रादेशिक म्यूजिक संस्कृति और म्यूजिक के ऊपर था, हरियाणवी सांग।
तो शायद उन लोगों को ये प्रपोजल बहुत पसंद आया। ये ग्लोबल हिस्ट्री का एक स्टडी ग्रुप है ICTMD का, जो कि बर्लिन में बेस्ड है। तो उनकी जो चेयरपर्सन है, उनको ये प्रस्ताव काफ़ी पसंद आया और मुझे एक सिलेक्शन लेटर मिला। तो बिल्कुल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सांग में आपकी रुचि कैसे जागी? जी, ये एक बहुत पुराना मेरा रुचि नहीं है, ये एक नया मेरा अभी एक शुरुआती कदम है। और ये शुरुआत ऐसे हुई कि श्री यशपाल शर्मा जी, जो कि हरियाणा की मिट्टी से हैं और बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई दादा लक्ष्मी। और इसके प्रमोशन के लिए वो मेरे कॉलेज आए थे। और जब वो कॉलेज आए तो उन्होंने मंच पर इस फिल्म के बारे में बात की और मंच संचालन मैं ही कर रही थी। तो उनसे इस फिल्म के बारे में बात हुई और उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से भी इसके बारे में बताया हमें और स्टूडेंट से बात की और अपना एक वो पोस्टर्स वगैरह लेकर आए थे। तो लक्ष्मी चंद जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर इस पर फिल्म का बनना और एक बायोपिक, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ उस फिल्म में और हमने वो फिल्म जाकर देखी। और उसको देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही रुचिकर विषय है, हमें सांग के बारे में और पढ़ना जानना चाहिए और उनके जीवन के बारे में, जो कि इतने बड़े महान कवि हमारे खुद के प्रदेश हरियाणा से हुए हैं और हमारी मिट्टी से हुए हैं। जैसे यहाँ कि से आपने अभी पंडित लक्ष्मीचंद का जिक्र किया, तो जैसे हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद हो गए और रेवाड़ी में भी मास्टर निकी राम है और अन्य भी महान जो सांग सम्राट हुए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विधा का उस टाइम पे कितना महत्व था और ये अब लुप्त क्यों हो गई है? ये विधा के लुप्त होने का कारण तो आई थिंक मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गए हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन है, उस समय नहीं थे। और ये ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो गांव में खेती बाड़ी करते थे, हमारा प्रदेश तो एग्रीकल्चरल लैंड है, 80% से ज़्यादा लोग यहाँ एग्रीकल्चर हमारा वो है। तो जो किसान थक हार के जब ये खेती करके आते थे, तो उनके मनोरंजन के लिए ये एक सांग विधा जो है ये ऐसे शुरू हुई थी। लोक विधाएं इसी तरह से शुरू होती हैं कि वो एक इनफॉर्मल तरीके से एक मंच पर वो उनके लिए गाना बजाना किया जाता था। पर इसको पूरी तरह से मनोरंजन का साधन मानना भूल होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नैतिक विषयों पर और सामाजिक मूल्यों पर भी बात वो लोग अपने म्यूजिक और गीतों के माध्यम से करते थे। तो ये लुप्त इसलिए हुई है, मुझे लगता है, क्योंकि अब इन दिस डे एंड एज एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन आ गए और जो यंग जनरेशन है शायद वो इससे थोड़ी सी हटती जा रही है। तो अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मेरा ये आपके साथ आखिरी सवाल रहने वाला है कि अब सांग को जीवंत रखना उचित रहेगा? बिल्कुल। या फिर अब इसको परंपरा के रूप में, हमें विरासत के रूप में इसको संजो कर रखना पड़ेगा? नहीं, इसे हमें डेफिनेटली पूरी तरह से इसको जीवंत रखना चाहिए। रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सांग एक विरासत के रूप में तो प्रतिष्ठित है ही, पर मुझे लगता है इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की जानी ज़रूरी है। और सांग की जो हमारी विरासत है, वो विरासत तो रहती ही है, पर हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी रूट्स और आइडेंटिटी से ही जुड़ा होता है। तो अगर हम अपनी जड़ों को और अपनी पहचान को ही भूल जाएंगे तो हम आगे फ्यूचर को किस चीज़ पर बेस करेंगे? बिल्कुल। तो हमें उसको बढ़ाना भी चाहिए, उसको हर तरीके से हर मंच पर। यही मेरा प्रयास था कि उस सांस्कृतिक विरासत को मैं वैश्विक मंच पर लेकर जाऊं, सीमाओं से दूर लेकर जाऊं। और वहाँ बड़े खुले तौर पर इसका स्वागत किया गया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। अब वहाँ करीब 30 देशों से लोग आए हुए थे और भारतवर्ष से सिर्फ मैं अकेली थी। और सांग के पर आधारित इस प्रेजेंटेशन को बहुत पसंद किया गया वहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू। थैंक यू।